रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो आप लोग, ठीक हो? अच्छा बच्चों, इस तरह है कि सेकंड ईयर फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 17 से ये जो टॉपिक बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, इस पे बात करेंगे हम। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ वाले ग्राफ में, इस वाले लॉन्ग क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन असल में है डिफॉर्मेशन ग्राफ के बारे में। डिफॉर्मेशन ग्राफ को आप इस तरह समझ सकते हो कि किसी भी मटेरियल को जब आप खींचते हो तो एक हद तक वो स्ट्रेस या फोर्स करता है, बियर करता है, बर्दाश्त करता है। उसके बाद कोई भी मटेरियल है वो स्ट्रेस लगने से टूट जाता है। तो यही ग्राफ हमने देखना है दो चीज़ों के दरमियान में, या आप कह सकते हो कि फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान में। जिस चीज़ पे हमने फोर्स अप्लाई की उस पर उसमें कितनी चेंजिंग आई, इन दो चीज़ों के दरमियान में ग्राफ हमने देखना है, या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में ग्राफ हमने देखना है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारे पास एक डिजिटल मशीन होती है जो टेंजाइल टेस्ट करती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर को हम उस डिजिटल मशीन में, टेंजाइल टेस्ट मशीन में हम दोनों पॉइंट से अटैच करके तो दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। फिर एक पॉइंट आता है कि स्ट्रेस अप्लाई करने से लास्ट वाले पॉइंट पे वो फ्रैक्चर हो जाती है। तो किसी भी चीज़ पर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो कितनी स्टेजेस से गुजरता है वो हमने आज देखना है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ये समझने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक में आ जाएं। सिर्फ दो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने पहले पढ़ी भी हुई है। स्ट्रेस आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप इसका फार्मूला लिखो और फार्मूला से ही इसको डिफाइन कर सकते हो। तो स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी फोर्स लग रही है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी फोर्स लग रही है, तो स्ट्रेस का यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हो। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू पास्कल। और यही पास्कल का भी, इसी चीज़ को पास्कल का नाम दिया जाता है। और ये आपके पास प्रेशर का भी यही यूनिट है। तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी फोर्स लगी वो आपका स्ट्रेस होगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी भी चीज़ में जो चेंज आती है वो उसकी स्ट्रेन है। अगर हमने उसको लेंथ में किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंजिंग की है तो उसका टेंजाइल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी की इस चीज़ में हमने शेप में चेंजिंग कर दी है, उसको बाय स्पेसिफिक एंगल हमने डिफॉर्म कर दिया है, तो वो उसका शीयर स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेन आप ऐसे कह सकते हो, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को आप कैपिटल एल कह लो, जो भी लेंथ हमने सपोज की होगी। तो स्ट्रेस का तो यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन स्ट्रेन का अगर आप यूनिट खुद से बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्ट्रेन का आप बता सकते हो, आपको अगर कहीं भी एमसीक्यू आ जाए तो आप बता सकते हो हैविंग नो यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दो चीज़ें आपको अगर डेफिनेशन क्लियर हैं, स्ट्रेस किसी भी चीज़ पर अप्लाई करने वाली फोर्स, स्ट्रेन उस फोर्स की वजह से कितनी चेंजिंग आई है। तो ये जो हमारी डिजिटल टेंजाइल टेस्ट मशीन है वो हमें ग्राफ ड्रा करके देगी डिजिटली, जो दो चीज़ों के दरमियान में होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में ग्राफ जो होगा उसमें टोटल 4 पॉइंट्स होंगे जो ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो आप इस तरह करें कि ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, तो लेक्चर को कंप्लीट देखें। दरमियान से आपने वीडियो को आगे करके नहीं देखना, कंप्लीट मुसलसल रेगुलरली देखना है। तो तकरीबन 10 मिनट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रोपोर्शन लिमिट। प्रोपोर्शन लिमिट आपके पास जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ओ से लेके ए तक का जो रीजन है, जो रीजन
ओ से ए तक का रीजन है, इसको आप ग्राफ में बोलोगे प्रोपोर्शन लिमिट। प्रोपोर्शन लिमिट आपका वो वाला रीजन होता है, ओ से ए वाला रीजन, जिसमें स्ट्रेट लाइन रहती है। सच ए रीजन इन द ग्राफ फ्रॉम द पॉइंट ओ टू ए, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ओ से ए तक का वो वाला रीजन जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास शो होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन किसी भी चीज में ग्राफ में आती ही तब है जब दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो। तो यहाँ पर ओ से ए वाला रीजन स्ट्रेट लाइन रीजन है। स्ट्रेट लाइन रीजन का मतलब इस वाले रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन लिमिट में ओ से ए वाले रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आपको एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में हुक्स लॉ किस रीजन में ओबे हो रहा है, तो आप बताओगे कि हुक्स लॉ भी रीजन ओ से ए में ही ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ है क्या? हुक्स लॉ भी यही है कि जितना स्ट्रेस अप्लाई करो उतना ही स्ट्रेन पैदा हो। जितना स्ट्रेस अप्लाई करो, जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हो उतना ही स्ट्रेन पैदा हो। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ओ से ए तक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाती है। तो हुक्स लॉ भी इसी वाले रीजन में यानी कि ओ से ए वाले रीजन में हुक्स लॉ भी आपका ओबे हो रहा है। तो ओ से ए वाले रीजन में हुक्स लॉ भी ओबे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन भी ग्राफ में आ रही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इस वाले क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट है वो है इलास्टिक लिमिट वाला। इलास्टिक लिमिट वाला या इलास्टिक रीजन वाला। तो जैसे ही वंस यू क्रॉस द पॉइंट ए, जैसे ही हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है दूसरी तरफ, यहां से जब स्ट्रेस आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, वंस द पॉइंट ए क्रॉस, जैसे ही पॉइंट ए क्रॉस करेंगे तो रीजन स्टार्ट हो जाएगा इलास्टिक रीजन। ए से बी वाला जो रीजन है हमारे पास वो इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इलास्टिक रीजन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इस वाले रीजन में स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी तो खत्म हो गई, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपको कि ए से बी वाले रीजन में, इलास्टिक रीजन में स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रहे बल्कि स्ट्रेट लाइन से वो कर्व्ड शेप बन रही है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन इस वाले रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो नहीं रहे। लेकिन इस वाले रीजन को इलास्टिक रीजन क्यों कहते हैं कि लेट्स सपोज ये कोई भी चीज़ है, हम फोर्स लगाते गए, उतना ही जितनी फोर्स लगाते गए उतनी चेंजिंग प्रोड्यूस होती गई। ठीक है, एक हद तक हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस बैक आ जाता है। तो इलास्टिक रीजन आपके पास वो वाला रीजन है जिसमें मटेरियल पे अप्लाई करें स्ट्रेस और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। ये वाला जो रीजन है आपका ए से बी, इस वाले रीजन को आप बोलोगे इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन ए से बी, इसको डिफाइन कैसे करोगे? सच अ रीजन ए से बी में जिस पॉइंट पे भी आप स्ट्रेस को हटाएंगे तो मटेरियल स्ट्रेस अप्लाई करते जाएं किसी भी मटेरियल पर। ठीक है, तो ए से बी वाला वो रीजन है कि इस वाले रीजन में जिस मर्जी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस को हटाएं मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। ठीक है, तो वो वाला आपका इलास्टिक रीजन कहलाएगा। और इलास्टिक रीजन का जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉइंट बी। इस पॉइंट को आप बोलते हो यील्ड पॉइंट। इलास्टिक रीजन में जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जहां बी पॉइंट, आप बी पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करोगे? बी पॉइंट इलास्टिक रीजन में आपका वो पॉइंट है जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। बी पॉइंट आप ऐसे कह सकते हो सच अ पॉइंट हैविंग, जिसमें सबसे लास्ट वाला वो वाला पॉइंट जिसमें मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। जिस पॉइंट पर भी स्ट्रेस हम हटाएं तो मटेरियल ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। वंस बी पॉइंट क्रॉस्ड, एक बार बी पॉइंट क्रॉस हो जाता है तो आपका रीजन स्टार्ट हो जाएगा प्लास्टिसिटी वाला। प्लास्टिसिटी वाला आपका रीजन बी से सी वाला जो रीजन है ये आपका रीजन है प्लास्टिसिटी वाला। ठीक है, तो इस तरह है कि एक दफा ये वाला पॉइंट आपके ग्राफ में क्रॉस हो जाता है, मतलब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं तो प्लास्टिसिटी का रीजन स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टिसिटी के रीजन को आप डिफाइन कैसे करोगे? सच अ रीजन इन विच व्हेन वी, जब हम स्ट्रेस हटा दें,
व्हेन वी लीव द स्ट्रेस, आप ऐसे कह सकते हो, देन मटेरियल विल नॉट कम बैक टू ओरिजिनल शेप। अब छोटी सी एग्जांपल आप डेली लाइफ में इसकी ये ले सकते हो कि जब कोई भी बच्चा उसके पास स्केल होता है प्लास्टिक का, तो उसको तोड़ता है, तो टूटने से पहले वो स्ट्रेस अप्लाई करता है तो स्केल में दरारें स्टार्ट हो जाती हैं पड़नी। तो आपका बी से सी वाला वो रीजन है जिसमें किसी भी चीज़ पर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो और उसमें दरारें बढ़ना स्टार्ट हो गई, वो टूटने के करीब है, तो अब वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। तो इस वाले रीजन को आप बोलते हो प्लास्टिसिटी। आपको एमसीक्यू भी आ सकता है प्लास्टिसिटी कौन सा रीजन है, तो आप बताओगे बी से सी वाला जो रीजन है ये प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज क्या है कि इस वाले शेप में जिस मर्जी पॉइंट पे आप स्ट्रेस हटाओ तो हमारा मटेरियल, हमारा जो स्पेसिमेन ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, वापस आता है लेकिन जहां पर भी स्ट्रेस हटाओ वापस आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो चुकी है, दरारें पड़ चुकी हैं, तो अब वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। तो ये वाला आपका रीजन हो जाएगा प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है यूटीएस। आप इसको यूटीएस भी बोल सकते हो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो आपका पॉइंट सी है जिसको सिग्मा एम से भी नोट किया गया है, ये है आपका यूटीएस। यूटीएस आपका वो पॉइंट है जिसको कहा गया है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को आप डिफाइन कैसे करोगे? द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, वो वाला मैक्सिमम पॉइंट, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड। हमारा स्ट्रेस वाई एक्सिस पर शो हो रहा है, तो स्ट्रेस वाली कर्व में वो वाला मैक्सिमम पॉइंट जहां तक मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है, मटेरियल अभी तक मुकम्मल तौर पर फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो वाला पॉइंट जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस लग सकता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मटेरियल टूट जाएगा, ठीक है। यूटीएस पॉइंट सी को आप यूटीएस का नाम दोगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको बोलेंगे। आप इसको डिफाइन ऐसे करोगे, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड। कोई भी मटेरियल ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितनी बर्दाश्त कर सकता है जिसके बाद उसने फौरन टूट जाना है, तो वो वाला पॉइंट आपका पॉइंट सी होगा, यूटीएस होगा। तो यूटीएस के फौरन बाद डेफिनेटली यूटीएस वो वाला पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर चुका है। तो वंस द पॉइंट सी क्रॉस्ड, जैसे ही पॉइंट सी एक बार गुजर जाएगा तो क्या होगा, फिर जब बच्चा स्केल पर फोर्स लगा रहा है, प्लास्टिक के स्केल पर दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा है, दरारें पड़ चुकी हैं, अब वो मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर चुका है, तो पॉइंट सी गुजरने के बाद पॉइंट सी ऐसा पॉइंट है जिसके फौरन बाद हमारा जो स्केल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रही है दोनों तरफ से, वो फौरन टूट जाएगा। तो इस वाले पॉइंट डी पे आके जब वो टूटेगा तो इसको आप बोलोगे फ्रैक्चर स्ट्रेस। जहां पे हमारा मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको आप बोलोगे फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें टोटल ग्राफ में 4 पॉइंट्स थे, बेसिकली 4 पॉइंट्स थे। एक आपने याद रखना है प्रोपोर्शन लिमिट वाला, प्रोपोर्शन लिमिट में हुक्स लॉ ओबे होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसीलिए इसको प्रोपोर्शन लिमिट, प्रोपोर्शन रीजन भी कहा जाता है। तो इससे आगे ए से बी वाला ग्राफ स्टार्ट होता है जिसको इलास्टिक रीजन कहते हैं। इलास्टिक रीजन में कोई भी मटेरियल हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, इलास्टिक रीजन में जहां पर भी स्ट्रेस हटाओ फिर ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो वो वाला आपका इलास्टिक रीजन हो जाएगा। बी से सी आपका रीजन प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टिसिटी वो वाला रीजन है कि जहां पर स्ट्रेस हम हटाएं तो मटेरियल वापस आएगा लेकिन ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो जैसे ही पॉइंट सी यूटीएस क्रॉस करेगा तो मटेरियल हमारा फौरन से फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट, जितना वो बर्दाश्त कर सकता था मटेरियल हमारा, उतनी फोर्स उसने बर्दाश्त कर ली, उसके बाद फौरन वो फ्रैक्चर हो जाएगा, मटेरियल टूट जाएगा, ठीक है। उस वाले पॉइंट डी पे आ जाएगा तो पॉइंट डी को आप फ्रैक्चर स्ट्रेस बोलोगे, जिसको सिग्मा एफ से भी डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें जो 4 पॉइंट हैं वो एज एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने 2 एप्लीकेशन भी बता दें, और यानी इस ग्राफ से हमें कौन से मटीरियल डक्टाइल है, कौन से जो ब्रिटल है। बच्चों इस तरह है कि इसमें 2 टाइप्स के जो मटेरियल हैं वो हमारे सामने आते हैं, डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस। डक्टाइल सब्सटेंसेस आप कैसे सब्सटेंसेस हैं? डक्टाइल सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंसेस हैं जो आपका ये वाला जो इलास्टिक रीजन है, इस वाले रीजन को बियर कर जाएं, ठीक है।
जो इस वाले रीजन तक पहुंच जाएं, इसके बाद फौरन वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएं, वो वाले हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं। और ब्रिटल सब्सटेंसेस बच्चों ब्रिटल सब्सटेंसेस आपके वो वाले सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि ग्लास, शीशा, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो। वो इलास्टिक रीजन जस्ट आफ्टर द पॉइंट ए, इलास्टिक रीजन में ही वो टूट जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएंगे। इसकी आप एग्जांपल देना चाहो तो क्या, एक एग्जांपल आप इसकी ग्लास, शीशा जो है वो इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हो। तो ब्रिटल सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंसेस जो इलास्टिक रीजन के अंदर ही टूट जाए, वो वाले आपके सब्सटेंसेस ब्रिटल सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। और डक्टाइल सब्सटेंसेस जो पॉइंट बी तक बियर कर जाएं और अगर प्लास्टिक रीजन में जाके टूटें, ठीक है। डक्टाइल सब्सटेंसेस जो प्लास्टिक रीजन में जाके फ्रैक्चर हो, वो वाले सब्सटेंसेस आपके डक्टाइल सब्सटेंसेस कहलाएंगे। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो रोट आयरन, लेड नहीं, इसमें आप कॉपर ले सकते हो। तो ये दो इसकी एप्लीकेशन भी हैं कि डेली लाइफ में ऐसे मटेरियल्स जो दो डेली लाइफ में अगर आप इस वाले ग्राफ में रख के किसी भी मटेरियल को जज करो, दो किस्म के होंगे, एक डक्टाइल और दूसरे ब्रिटल। डक्टाइल सब्सटेंसेस जो प्लास्टिक रीजन तक होल्ड कर जाएं, इस वाले रीजन तक होल्ड कर जाएं, उसके बाद टूटे, वो वाले आपके पास डक्टाइल हैं। और ब्रिटल जो जस्ट आफ्टर इलास्टिक रीजन या इलास्टिक रीजन के अंदर ही टूट जाएं, जैसे कि ग्लास है, शीशा है, और इसके बाद वाला ग्राफ हमें ना मिल सके, मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटल सब्सटेंसेस का ग्राफ जस्ट यहाँ तक होगा, इसके बाद वाला ग्राफ डक्टाइल सब्सटेंसेस का होगा। तो जो सिर्फ इस रीजन में टूट जाएं वो आपके पास ब्रिटल सब्सटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको लेक्चर, अगर एक आदमी का पट्टा टूट जाए तो उसके लिए हम मटेरियल को कैसे जारी करेंगे, कौन सा मटेरियल ऐसा है जो पट्टा बनाने के लिए यूज़ हो सकता है आदमी के, या कोई वाल बनाना है, दिल का वाल बनाना है, या हड्डी ब्रेक हो जाती है, तो उसके मटेरियल को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे इस ग्राफ के जरिए? इस ग्राफ के जरिए लेट्स सपोज के हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसमें आपने मटेरियल को डालना है, तो आई थिंक के उसमें डक्टाइल सब्सटेंसेस से ही ग्राफ हम क्या करेंगे ना, ग्राफ उस मटेरियल का ग्राफ बनाएंगे। जी सर। और फिर वो मटेरियल लेंगे जो उसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन मटेरियल के ग्राफ जो हैं वो उस ग्राफ के तकरीबन बराबर होंगे, वो मटेरियल उस इलास्टिसिटी और उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो बायोलॉजी की फील्ड में भी एक एग्जांपल एप्लीकेशन ये है कि लेट्स सपोज आपके हर जगह ये इस्तेमाल होगी, नहीं आपने बाल लगाने हैं, बटन लगाने हैं, जो भी चीज़ उसकी कितनी स्ट्रेंथ देनी है, आपने जूता पहनना है वो कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह है कि डेली लाइफ में जितने भी मटेरियल हैं उसकी आप इस वाले ग्राफ में रख के उसको जज कर सकते हो कि किस पॉइंट पे जाकर वो कहाँ यूज़ हो सकता है। जी सर, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ हो सकता है, कहाँ पे आपने किसी चीज़ को यूज़ करना है। चलें बच्चों, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा।